हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 26 ऑफ BNSS के आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग सेक्शन 337 से 346 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 347 बात करता है लोकल इंस्पेक्शन की। सबसेक्शन 1 कहता है एनी मैजिस्ट्रेट जज और मैजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग आफ्टर ड्यू नोटिस टू द पार्टीज विजिट एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस इन विच एन ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और एनी अदर प्लेस which it is in his opinion necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence given at such inquiry or trial, and shall without unnecessary delay record a memorandum of any relevant fact observed at such inspection। तो सेक्शन 347 बात करता है लोकल इंस्पेक्शन की, और ये लोकल इंस्पेक्शन जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है। किसी भी प्लेस का हो सकता है जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है, उनको ज़रूरी लगता है वहाँ पर इंस्पेक्शन करना ऐसी जगह पर, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं उसको और प्रॉपरली वो समझ सकें कि क्या एविडेंसेस हैं, क्या स्थिति रही होगी। तो जहाँ पर भी वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर इंस्पेक्शन वो कर सकते हैं, उनके पास राइट है। और ये इंस्पेक्शन करेंगे जब वो, तो नोटिस देंगे पार्टी को कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करूँगा, तो ऐसी नोटिस दी जाएगी, पार्टी को बताया जाएगा और उसके बाद वो किसी भी जगह को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंक्वायरी के दौरान कर सकते हैं, ट्रायल के दौरान कर सकते हैं, कोई और प्रोसीडिंग के दौरान कर सकते हैं। और जो भी इंस्पेक्शन उन्होंने किया है फिर उससे उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा परिस्थितियों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, तथ्यों के बारे में, तो उसका उनको रिकॉर्ड एक मेमोरेंडम बनाना है और फिर उस फैक्ट्स को जो भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उसको रिकॉर्ड करना है, तो मेमोरेंडम बनाना होगा। अब इंस्पेक्शन करना ना करना उनकी चॉइस है, पर अगर वो इंस्पेक्शन करते हैं तो मेमोरेंडम बनाना उनकी ड्यूटी हो जाएगा। फिर सबसेक्शन 2 कहता है सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड इफ द प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड और एनी अदर पार्टी टू द केस सो डिज़ायर्स अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम शैल बी फर्निश्ड टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोला जा रहा है कि जो मेमोरेंडम है वो पार्ट होगा, जो केस का रिकॉर्ड होता है उसका पार्ट होगा, और अगर प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट अक्यूज्ड कोई भी और पार्टी और टू दी केस है, वो अगर उस मेमोरेंडम को देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कॉपी उसको मिले, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस मेमोरेंडम की कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी। सेक्शन 348 बात करता है पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन अदर पर्सन। प्री में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता समन एनी पर्सन as a witness, examine any person in attendance though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। तो यहाँ पर सेक्शन 348 में जो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो सम्मन कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस बुला सकते हैं कोर्ट में। ऐसा पर्सन जो कोर्ट में उपस्थित है बट उसको सम्मन करके नहीं बुलाया गया है और वो कोर्ट में है, उसका एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, दोबारा से बुला सकते हैं, दोबारा से एग्ज़ामिन कर सकते हैं किसी विटनेस को जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, एग्ज़ामिन हो चुका है। किस लिए ज़रूरी है कि सम्मन करके बुलाना किसी भी पर्सन को, एग्ज़ामिन करना, चाहे उसको सम्मन करके ना बुलाया गया हो, रिकॉल करना, री एग्ज़ामिन करना उस व्यक्ति को जिसे ऑलरेडी बुलाया जा चुका है, जिसे ऑलरेडी एग्ज़ामिन करा जा चुका है, तो जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए है। राजा राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो ये सेक्शन है सीआरपीसी का 311 सेक्शन है, जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 348 ऑफ बीएनएसएस का, तो बोला गया कि जो ये सेक्शन है 311 ऑफ सीआरपीसी मतलब सेक्शन 348 ऑफ बीएनएसएस, ये क्यों है, ये सच को जानने के लिए है। और ये इसलिए बिल्कुल नहीं है कि जो
डेफिशिएंट एविडेंस रह गए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से या फिर एविडेंस रह गया है डिफेंस की तरफ से, उसको भरा जा चुके। मतलब कोई पार्टी थी जिस पार्टी की एविडेंस पूरे नहीं पड़ रहे थे उसका केस एस्टैब्लिश करने के लिए, तो भाई उन्होंने कहा कि बुला लीजिए, आप कोर्ट को बुलाओ, या फिर कोर्ट बुला रही है अपनी मर्ज़ी से। ऐसा नहीं होगा, इसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, फेयर डिसीजन के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और कोर्ट यहाँ पे सम्मन इशू करने से पहले, एग्ज़ामिन करने से पहले खुद को सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ, जस्ट डिसीजन पे आने के लिए, एक फेयर ट्रायल होने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, तब किया जाएगा। यहाँ पर इसलिए एडिशनल एविडेंस नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो केस का नेचर है उसी को बदल दिया जाए। किसी भी पार्टी के साथ बायसनेस हो, इनजस्टिस हो, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। कोई गैप रह गया है किसी के एविडेंस में, उसको फिल करने के लिए कोई यूज़ नहीं किया जाएगा इस सेक्शन का। ये बोला गया राजा राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, प्रिंसिपल्स बताए थे सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी के। प्री के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। फिर है सेक्शन 349 जो बात करता है पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर द पर्सन टू गिव स्पेसिमेन, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग एक्सेट्रा। इस वीडियो में जो आप पिंक से हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं वो सीआरपीसी में नहीं था, नया प्रोविज़न है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाई दैट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिस्टिंग अंडर दिस संहिता इट इज़ एक्सपीडियंट टू डायरेक्ट एनी पर्सन इंक्लूडिंग an accused person to give specimen, signature, finger impression, handwriting, voice sample. He may make an order to that effect, and in that case the person to whom the order relates shall be produced and shall attain at the time and the place specified in such order, and shall give such a specimen, signature, finger impression, handwriting और voice sample। तो सिंपल सी बात कही जा रही है कि जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन लिखा है, और इसमें अक्यूज्ड को भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि भाई अपनी हैंडराइटिंग लेकर आओ, अपना सिग्नेचर का स्पेसिमेन दो, वॉइस सैम्पल दो, और जिसको भी ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा उसको वो ऑर्डर को कंपाइल करना होगा। फिर कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन हैज़ एट द सम टाइम बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन और प्रिस्टिंग। जिस केस के रेफरेंस में ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई वॉइस सैंपल दो, हैंड राइटिंग दो, उसी केस के रेफरेंस में उसे अरेस्ट किया होना चाहिए, ऐसे पर्सन को ऑर्डर दिया जाएगा। ये पहला प्रोविज़ो कहता है कि मतलब जिस पर्सन को कभी भी अरेस्ट किया गया जिस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान, किसी प्रिस्टिंग के दौरान, तो उसी पर्सन से मांगा जाएगा। ये तो हो गया पहला प्रोविज़ो। अब नया प्रोविज़ो क्या कहता है जो सीआरपीसी में नहीं था, वो कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑर्डर एनी पर्सन टू गिव सच स्पेसिमेन और सैम्पल विदाउट हिम बीइंग अरेस्टेड। तो इस पावर का बहुत वाइड कर दिया गया है। पहले ये ऑर्डर जो है वो उस पर्सन तक सीमित था जिसको अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा रीज़न, और किसी भी पर्सन से चाहे भले उसको अरेस्ट नहीं किया गया है उसको ऑर्डर दिया जा सकता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा कि भाई स्पेसिमेन लेकर आओ, सैंपल लेकर आओ। रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा कि भाई ऐसे पर्सन से क्यों कहा जा रहा है जो तो अरेस्ट भी नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड करके किसी भी पर्सन को ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये पावर का कितना ज़्यादा स्कोप इसको वाइड कर दिया गया है। तो प्री में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है सेक्शन 350 जो बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ द कंप्लेनेंट्स एंड द विटनेसेस सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनी क्रिमिनल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑर्डर पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी एंड ट्रायल एंड अदर प्रेसिडिंग बिफोर सच कोर्ट अंडर दिस संहिता। तो ये सेक्शन सिर्फ इतना सा कह रहा है कि जो भी एक्सपेंसेस आएंगे ना विटनेसेस के और कंप्लेनेंट के, तो उस जो भी रीज़नेबल एक्सपेंसेस हैं उसको पे करने के लिए बोला जा सकता है।
सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद है सेक्शन 351, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 313 का सीआरपीसी का, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को हम लोगों ने ट्रायल के साथ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 351 बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द अक्यूज्ड। अब यहाँ पर कोर्ट की पावर है कि वो अक्यूज्ड को क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him. The court may at any stage without previously warning the accused put such question to him as the court consider necessary. तो दो पार्ट में सबसेक्शन 1 है। पहली बात तो मे है और दूसरा बी क्लॉज है जहाँ पे लिखा है शैल। ये सेक्शन आपका बेस करता है एक प्रिंसिपल पे जिसे हम कहते हैं ऑडी अल्टम पार्टम। अक्यूज्ड को फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, है ना। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 यही कह रहा है कि अक्यूज्ड को इनेबल करा जाएगा कि भाई तुम अपनी तरफ से सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट किसी भी स्टेज पर क्या कर सकते हैं, में लिखा है क्लॉज ए में, तो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। क्वेश्चन कर सकते हैं अक्यूज से, जैसे क्वेश्चन उनको ज़रूरी लगते हैं वैसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको इनेबल कर सकते हैं कि वो अपनी तरफ से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, अपने फेवर में कर सके, डिफेंड कर सके, अपोज कर सके। इस सब चीज़ों के लिए वो इनेबल करेंगे। यहाँ पे वर्ड में है तो किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, वर्ड में है, वो चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते, सवाल पूछ सकते हैं बिना प्रीवियसली वार्निंग के। बट क्लॉज बी क्या कहता है, शैल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज़ कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस। जब हमने ट्रायल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ले लिए जाते हैं तो उसके बाद कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो अक्यूज्ड से को इनेबल करें, जो भी अक्यूज्ड है उसको इनेबल करें कि वो अपनी तरफ से क्या कर सके, केस को एक्सप्लेन कर सके और उससे सवाल पूछे जा सके, उसको एग्जामिन किया जा सके उसके डिफेंस में आने से पहले। तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिन होने के बाद और अक्यूज्ड का डिफेंस में आने से पहले कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है, क्योंकि शैल वर्ड लिखा है, अक्यूज्ड को इनेबल किया जाए कि वो अपनी तरफ से केस को एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी हो गई। पहली वाली सिचुएशन में क्या थी, किसी भी स्टेज पे कोर्ट चाहे तो उसको इनेबल कर सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ तुमने क्या किया था, तुम वहाँ क्या थे, कहाँ थे तुम उस समय, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे, तुम क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना है, कुछ भी, वो क्या हो गया, वो किसी भी स्टेज पर तो डिस्क्रिशनरी पावर। बट प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया है, विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया है, अब ड्यूटी है कि पूछना ही पूछना है, उसको इनेबल कर, अक्यूज्ड को इनेबल करना ही करना है कि अपनी तरफ से एक्सप्लेन करो, उससे पूछा जाएगा, जनरली क्वेश्चन करे ही जाएंगे। ओके उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इन समवन केस वेयर द कोर्ट हैज़ डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इट मे ऑल्सो डिस्पेंस विद हिज एग्जामिनेशन अंडर द क्लॉज बी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि क्लॉज बी में शैल का प्रोविज़न है, मतलब मैंडेटरी प्रोविज़न है, तो बोला जा रहा है वो सम्मन केस जहाँ पर अक्यूज्ड की अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया गया है, कोई ऐसा सम्मन केस है जहाँ पर अक्यूज की अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर उसको प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के बाद उसको क्वेश्चन करना उससे वो भी ज़रूरी नहीं होगा, मतलब वहाँ पर ड्यूटी नहीं होगी कोर्ट के ऊपर। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज़ एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो जब भी सबसेक्शन 1 के अंदर अक्यूज्ड को एग्जामिन किया जाएगा तो उसको ओथ पे नहीं एग्जामिन किया जाएगा, बिना ओथ के एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि ओथ क्या करता है, एक फियर क्रिएट कर देता है माइंड में, है ना, एक दबाव बन जाता है, तो इसीलिए कि वो फ्रीली अपनी तरफ से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, इसलिए उसे ओथ पर एग्जामिन नहीं किया जाएगा।
ओके। सब सेक्शन 3 कहता है द अक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लाइबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन और बाय गिविंग फॉल्स आंसर टू देम। तो अगर वो अक्यूज्ड जो कहता है मुझे आंसर नहीं देना, आंसर जवाब नहीं देता है, चुप रहता है या फिर गलत आंसर देता है, तो उसके ऊपर इस बात के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा फॉल्स एविडेंसेस का। उसके बाद सबसेक्शन 4 है द आंसर गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी इन ट्रायल and put in evidence for or against him in any other inquiry into a trial for any other offense which such answer may tend to show he has committed। यहाँ पे सबसेक्शन 4 दो बातें बोलता है। पहली बात क्या बोल रहा है कि कोई अक्यूज्ड है, उसने इस सेक्शन के अंदर कोई जवाब दिए और उसके जो जवाब हैं उसको कंसिडर किया जाएगा उस इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। मतलब कि उसके ऊपर जो केस चल रहा था, उस केस का जो ट्रायल था उसी के अंदर उससे पूछा गया कुछ सवाल इस सेक्शन के अंदर, तो उस केस के लिए जिसका ट्रायल चल रहा है अभी, उसके हिसाब से उसको सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, वीक एविडेंस है। ये जो उसके जो भी स्टेटमेंट हैं वो कोरोबरेटिव वैल्यू के हैं, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, इस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता और जो भी वो जवाब दे रहा है, और इसको कोरोबरेट किया जाएगा और इसको सिर्फ और सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। पहली बात ये हो गई। उसके बाद एंड के बाद दूसरी बात है, दूसरी लाइन दूसरी बात कह रही है एज अ एविडेंस लिया जाएगा उस केस में, उस इंक्वायरी में, दूसरे केस और दूसरी इंक्वायरी की बात हो रही है यहाँ पर, जिस ट्रायल के दौरान उससे पूछा गया, उस ट्रायल के दौरान उस बात को सिर्फ कंसिडर किया जा रहा है। और अगर कोई दूसरा इंक्वायरी है, दूसरा केस का इंक्वायरी और ट्रायल है, तो उस दूसरे इंक्वायरी और दूसरे ट्रायल के लिए उसके स्टेटमेंट को जो पहले के ट्रायल के दौरान दिए गए हैं उसमें क्या किया जाएगा, एज आ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जो चोरी करने जाता है, चोरी के चार्जेस लगे हैं, केस चल रहा है। पहले हम पहली वाली सिचुएशन अभी समझ रहे हैं, कंसिडर जहाँ पे किया जाएगा। तो चोरी करने जाता है तो उस और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो वो जब देखते हैं डेड बॉडी पड़ी, अब वो गया था चोरी करने, चार्जेस उस पर चोरी के लगे हैं, ट्रायल चोरी का चल रहा है। उससे पूछा गया कि अपनी तरफ से बताओ तुम केस को क्या बता रहे हो, तो कहता है कि मैं तो चोरी करने गया था, मैं गया वहाँ पे ऑलरेडी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ओके अब यहाँ पर उसके जो इस स्टेटमेंट है, तो चोरी के चार्जेस का जो केस चल रहा है उसमें उसके स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाएगा। ठीक, अब अगर कोई दूसरा ट्रायल चलता है जहाँ पर जिस पर्सन की डेथ हुई थी उसकी डेथ का ट्रायल चल रहा है, तो वहाँ पर उसके इस स्टेटमेंट को एज आ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, उसके फेवर में भी यूज़ किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। ये कह रहा है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 कहता है द कोर्ट में टेक द हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग रेलेवेंट क्वेश्चन विच आर टू बी पुट टू द अक्यूज्ड एंड द कोर्ट में परमिट फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय द अक्यूज्ड एज सफिशिएंट कंपाइलेंस ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो कोर्ट है, वो जो भी कोर्ट क्वेश्चन करेगा अक्यूज से, उस क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए हेल्प ले सकते हैं हाई कोर्ट, प्रोसिक्यूटर से या फिर डिफेंडेंट का जो काउंसिल है उससे हेल्प लिया जा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और वो क्वेश्चन कोर्ट के द्वारा अक्यूज से पूछे जा सकते हैं। और जो कोर्ट है वो परमिट कर सकता है WS फाइल करने के लिए अक्यूज्ड के द्वारा कि जो सफिशिएंट कंपाइलेंस ऑफ दिस सेक्शन के हुई है। मतलब आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।